सीएम पद से इस्तीफे के बाद उनके इस्तीफे की मंजूरी को लेकर के सस्पेंस चल रहा था, क्योंकि उसी के बाद तो शपथ ग्रहण होता। इसके लिए जो ताजा अपडेट ये है कि एलजी की ऑफिस में राष्ट्रपति भवन से ये पूरी फाइल आ चुकी है, इस्तीफे को मंजूरी मिल चुकी है। अब बारी है शपथ ग्रहण की, शाम तक उसकी भी तस्वीर आएगी। आम आदमी पार्टी की विधायक और केजरीवाल सरकार में अहम ओहदा संभालने वाली आतिशी आज दिल्ली की तीसरी महिला सीएम के तौर पर शपथ लेंगी। आज शाम 4:30 बजे होगा आतिशी का शपथ ग्रहण। आतिशी के साथ 5 विधायक मंत्री भी शपथ लेंगे। सौरभ भारद्वाज मंत्री पद की शपथ लेंगे। गोपाल राय फिर कैबिनेट मंत्री बनेंगे। कैलाश गहलोत को भी शपथ दिलाई जाएगी। इमरान हुसैन फिर मंत्री बनेंगे। मुकेश अहलावत पहली बार मंत्री बनेंगे। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन केजरीवाल सरकार में भी मंत्री थे, उन्हें फिर से आतिशी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, जबकि मुकेश अहलावत दिल्ली की नई सरकार में पहली बार शामिल होंगे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने जेल जाने से पहले पिछले साल फरवरी में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल कैबिनेट में जगह दी गई। 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया है, जिसमें आतिशी बहुमत प्रस्ताव पेश करेंगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म होगा, यानी आतिशी सरकार का कार्यकाल महज कुछ महीनों का ही होगा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीजें होनी हैं। एक तो क्वाड समिट में उनका हिस्सा लेना, दूसरी इंडियन कम्युनिटी से बात करना, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह सकते हैं, जो बाइडेन के साथ बायलैटरल मीटिंग। पीएम मोदी का यह दौरा तब हो रहा है जब सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित नाकाम साजिश मामले में केस दर्ज होने के बाद दोनों देशों के संबंध में कुछ असहजता आई है। पीएम मोदी आज शाम 7:45 पर फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रात 8:20 पर डेलवेयर के विलमिंगटन के ड्यूपॉन्ट होटल पहुंचेंगे। रात 10:30 बजे राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। देर रात 1:20 से रविवार सुबह 6:15 तक क्वाड समिट में शामिल होंगे। रविवार सुबह 6:40 पर फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क के लिए निकलेंगे। रविवार सुबह 8:45 पर न्यूयॉर्क के होटल लोट न्यूयॉर्क पैलेस पहुंचेंगे। क्वाड समिट के इधर पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसके बाद 2 अहम समझौते होंगे। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे IPF को लेकर समझौता होगा। भारत अमेरिका ड्रग फ्रेमवर्क पर MOU साइन किया जाएगा। न्यूयॉर्क में पीएम रविवार शाम को भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। और देखिए, सिख अलगाववादी गुरपतवंत पन्नू, इसे लेकर के जो ताजा अपडेट है वो ये है कि 4 जगहों पर पंजाब में NIA की टीम ने छापेमारी की, और जो चीजें मिली, जो एविडेंस मिले, ये काफी है साबित करने के लिए कि आतंकी गतिविधि हो या फिर हिंसा फैलाने की साजिश, पन्नू की इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है। NIA ने सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू और उससे जुड़े प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ से जुड़े आतंकी साजिश मामले की जांच के तहत शुक्रवार को पंजाब में 4 जगहों पर तलाशी ली। NIA की टीम ने मोगा में 1 जगह, मोहाली में 1 जगह और बठिंडा में 2 जगहों पर पन्नू से जुड़े संदिग्धों के परिसरों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान NIA टीम ने डिजिटल डिवाइस समेत अन्य दस्तावेज जब्त किए, जिनसे पता चल रहा है कि पन्नू ने आतंकवादी गतिविधियां और हिंसा बढ़ाने की साजिश रची थी। पन्नू पर ये आरोप नए नहीं है। उस पर वो खालिस्तान के नाम पर अमेरिका और कनाडा में अवैध तौर पर रह रहे पंजाब के लोगों को गुमराह करता है, नागरिकता दिलवाने के नाम पर इस्तेमाल करता है, भारत के खिलाफ काम करने के लिए उकसाता है। ISI की ऑपरेशन एक्सप्रेस 2020 का हिस्सा है। ISI पन्नू को आर्थिक मदद देती है। खालिस्तान के नाम पर पैसा इकट्ठा करके कनाडा में संपत्ति बनाई है। न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पन्नू ने भारत के जिन अधिकारियों को समन भिजवाए हैं, वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए हैं। और देखिए, बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले एक बहुत बड़ा काम हुआ है। क्या हुआ है? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ढूंढ निकाला गया है भाई। जहां पर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, NCP शरद गुट की बात कर लें, यहां सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को बताया जा रहा है कि लगभग तय कर लिया गया है। महाविकास अघाड़ी का सीटों के तालमेल को लेकर जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसकी जानकारी ABP न्यूज के हाथ लगी है, जिसके मुताबिक महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा तकरीबन 60% पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों में से शिवसेना उद्धव गुट को 100 सीट, कांग्रेस को भी 100 सीट और NCP पवार गुट को 84 सीट मिली है और 4 सीट सहयोगी दलों को दी जाएगी। 2019 में जीती कुछ सीटों पर महाविकास अघाड़ी इस बार भी दबदबा कायम करने में कामयाब रहेगी। खबर है कि तीनों पार्टियां 60% सीटों पर एकमत है।
कुछ सीट को लेकर अभी भी मतभेद है, लेकिन जल्द ही उन पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। लोकसभा चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव गुट ने 9 और एनसीपी शरद गुट ने 8 सीटें जीती। इस बीच कांग्रेस में मुसलमानों के लिए 24 सीट देने की मांग उठने लगी है। दूसरे लोगों को भी साथ में लेना पड़ता है, इसलिए मेरा कहना है 24 दीजिए। और देखिए, कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ये एग्जाम्पल सेट हो सकता है अगर आप हरियाणा इलेक्शन को देखेंगे। भतीजे खट्टर के रमित खट्टर, मनोहर लाल खट्टर के भतीजे कांग्रेस में जाते हैं, ये खबर आती है और शाम तक उनको वापस बुला लिया गया। वोटिंग से पहले हरियाणा में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। मनोहर लाल खट्टर को भतीजे रमित खट्टर को पार्टी में शामिल कर बीजेपी ने डेंट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन रमित खट्टर ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। रोहतक से कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा ने रमित को कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी और कहा था कि कांग्रेस में उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, लेकिन कुछ घंटे बाद ही पासा पलट गया। क्षमा प्रार्थी हूँ, सुबह जो गलती हुई, कुछ स्थितियाँ ऐसी थी, मैं वहाँ गया बीबी बत्रा जी के पास, विधायक हैं, मिलने गया, नमस्कार हुई, फोटो खींचा गया, पट्टा पहनाया गया। सियासी ड्रामे के बाद रमित खट्टर फिर से बीजेपी में लौट आए हैं। पूर्व मंत्री और रोहतक से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मनीष ग्रोवी की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने भगवा पटका पहनाकर रमित को पार्टी ज्वाइन करवाई। इस मौके पर रमित ने कहा कि कांग्रेस के विधायक से मुलाकात के दौरान उनके साथ धोखा हुआ, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हुआ और वो फिर बीजेपी में लौट आए हैं। तो तिरुपति के लड्डू में एनिमल फैट वाला इशू बिग फैट इशू तो है ही, लेकिन इसमें एक और एंगल कल सामने आया, जहां पर जगन मोहन रेड्डी पर जो आरोप लगे हैं उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट गए और कह रहे हैं कि जांच भी हो, वो भी सिटिंग जज की निगरानी में हो। दूसरी तरफ एक और नेता सामने आती, कहती सीबीआई से जांच कराइए, लड्डू में एनिमल फैट का सबूत लाइए। तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का विवाद इस कदर गर्मा गया है कि प्रोटेस्ट होने लगे हैं। प्रसाद विवाद पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस हाई कोर्ट पहुंच गई। याचिका में अपील की गई कि सीएम चंद्रबाबू नायडू के दावों की जांच हो। जांच के लिए हाईकोर्ट की कमेटी बनाई जाए। मामले की जांच मौजूदा जज की निगरानी में हो। भरोसा करना बहुत सीरियस इशू है, इसके ऊपर पूरा इंक्वायरी होना चाहिए। इस विवाद के बहाने पॉलिटिकल स्कोर सेट करने का काम भी चल रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि ये मामला बेहद गंभीर है, ये देश दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हमारी आस्था के साथ भारी खिलवाड़ हुआ है। एक लैब टेस्ट की रिपोर्ट आप सार्वजनिक कर देते हैं और चुप हो जाते हैं। हमें नाम चाहिए, पूरे डिटेल्स चाहिए, किसने किया, कैसे किया, कब किया। पिछली सरकार के समय में टीटीडी बोर्ड में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया है। और आपको पता होगा कि कल ओडिशा के भुवनेश्वर से थाने में आर्मी ऑफिसर के मंगेतर के साथ जो कुछ हुआ, उसे लेकर के आम से खास हर कोई स्तब्ध है। चौंकाने वाला वाकया था जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें सामने रखी। लेकिन इस पर आज पॉलिटिकल अपडेट ये है कि बीजेडी वहां पे राजभवन तक मार्च करेगी और जवाब मांगेगी सरकार से। भुवनेश्वर में सेना के अफसर और उनकी मंगेतर से मारपीट और मंगेतर के कथित यौन उत्पीड़न मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। बीजेडी भुवनेश्वर में राजभवन के सामने प्रोटेस्ट करने जा रही है। पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग उठाई है। We demand a full judicial inquiry into this matter and action must be taken very quickly. राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर ओडिशा सरकार को घेरा है। पोस्ट में कहा है, ओडिशा में घटित भयंकर घटना ने देश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस से मदद मांगने गए एक सेना अधिकारी को बेरहमी से पीटा गया, उनकी मंगेतर को कस्टडी में उत्पीड़ित किया गया। ये घृणित घटना पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली है। ये ओडिशा में हो रहा है, उस ओडिशा में जहां आज भाजपा की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को ओडिशा जाकर महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं। और देखिए, एक मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट है डीवीसी, इसे लेकर के ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उनका कहना यह है कि इसकी वजह से बाढ़ की स्थिति आ रही है। झारखंड वाला जो बॉर्डर है इसे सील कर दिया है और उसकी बानगी ये देखने को मिली कि हजारों ट्रक
सीमा पे फंसे रहे, उन्हें एंट्री नहीं मिली। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने 4 जगहों पर पश्चिम बंगाल झारखंड के बीच के बॉर्डर को 3 दिन के लिए सील कर दिया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड से आ रहे ट्रक बाढ़ के पानी में फंस सकते हैं। प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दोनों राज्यों की सीमा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर हजारों ट्रक फंस गए हैं। इसके चलते बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी कतार लग गई है। इन दिनों बारिश के कारण झारखंड की नदियों में जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, जिसके कारण कई बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में बंगाल सरकार का कहना है कि झारखंड द्वारा छोड़े गए पानी से बंगाल में बाढ़ वाले हालात बन गए हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। आपको ये सोचना चाहिए कि लास्ट 1 ईयर जो समय गया, 1 साल गया, उसमें आपने क्या किया। अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सरकार को जो करना चाहिए, पश्चिम बंगाल सरकार को, उनमें विचार करना चाहिए। ये मामला और गंभीर तब हो गया जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बॉर्डर सील करने पर राज्य सरकार के सवाल किए। उन्होंने अनुच्छेद 167 का हवाला देते हुए सरकार से बॉर्डर सील करने का कारण बताने को कहा है। तो फाइनली आरजीकर मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सॉल्ट लेक से सीबीआई ऑफिस तक मार्च निकाला और अपनी कुछ कंडीशंस के साथ काम पर वापस लौटने का फैसला लिया। अब वो इमरजेंसीज में पार्टिसिपेट करेंगे, हालांकि प्रॉपर जो ओपीडी होती है वो सेवाएं अभी नहीं देंगे। लेडी जूनियर डॉक्टर रेप और मर्डर केस में इंसाफ की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने सॉल्ट लेक के स्वास्थ्य भवन में सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सीबीआई ऑफिस तक मार्च निकाला। मार्च में हजारों की तादाद में जूनियर डॉक्टर शामिल हुए। इस मार्च के साथ ही 42 दिन से चल रही जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। आज इस आंदोलन के 42वें दिन हम यहाँ से वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के माध्यम से ये अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि हमने जो स्वास्थ्य भवन का धरना था वो आज खत्म किया। आज से जूनियर डॉक्टर्स काम पर लौट आए हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी और जरूरी सर्विस बहाल करने का ऐलान किया है। साथ ही पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगाने की बात कही है। हालांकि ओपीडी और कोल्ड ऑपरेटिंग थिएटर्स के कामकाज में वो शामिल नहीं होंगे। 9 अगस्त से हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर्स से काम पर लौटने से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो फिर से हड़ताल करेंगे। और देखिए, पटना का बेटा एनआईटी कैंपस एकदम सुर्खियों में आता है क्योंकि वहां से खबर आई कि एक स्टूडेंट ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, सुसाइड कर लिया। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के कैंपस में जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। पटना से सटी बिहटा के सिकंदरपुर में निर्माणाधीन एनआईटी कैंपस में बने गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी जो 2nd ईयर की छात्रा थी। आत्महत्या की जानकारी मिलते ही कैंपस में रह रहे छात्राओं को जानकारी इसकी मिली, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हालात संभालने की कोशिश की। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बिहटा में एनआईटी कैंपस हॉस्टल में एक विद्यार्थी द्वारा सुसाइड किया गया है। विद्यार्थी का जो बॉडी है उसको ईएसआईसी हॉस्पिटल बिहटा में लेकर गया है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और हॉस्पिटल में भी जाके आगे की अनुसंधान और अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है। छात्रा की मौत के बाद बिहटा एनआईटी और पटना एनआईटी कैंपस में जमकर हंगामा हुआ। बिहटा एनआईटी कैंपस में रह रहे छात्रों का आरोप है कि बिहटा एनआईटी कैंपस अभी तक पूरी तरह से बना भी नहीं है और वहां स्टूडेंट्स को रखा जा रहा है। पढ़ाई में भी काफी दिक्कतें आ रही है, यहाँ तक कि गर्ल्स हॉस्टल में अभी भी मजदूर काम कर रहे हैं। एचडीएफसी की सहायक कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी में है। बैंक ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा, हमें आईपीओ लाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 2500 करोड़ रुपए जुटाएगी। एनटीपीसी की ग्रीन एनर्जी शाखा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आईपीओ लाने की तैयारी में है। कंपनी आईपीओ के जरिए 10,000 करोड़ जुटाएगी। कंपनी ने कहा, आरंभिक शेयर बिक्री पूरी तरह से नया इश्यू होगा। लग्जरी होटल चेन लीला पैलेसेस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। आईपीओ के लिए कंपनी जल्द ही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के पास डीआरएचपी फाइल कर सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने बड़ा बदलाव किया है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स अब 50,000 की जगह 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। आईफोन 16 सीरीज के फोन 20 सितंबर से मिलने शुरू हो गए हैं। देश में दिल्ली और मुंबई दोनों में आधिकारिक एप्पल स्टोर सुबह 8 बजे खुल गए, जिनके बाहर फोन खरीदने के लिए दोनों स्टोर के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइनें देखी गई।
खबर मिल रही है मध्य प्रदेश के सीहोर से। सीहोर में बुधनी के एसडीएम का एक बुजुर्ग पर आग बबूले होने वाला एक वीडियो सामने आया। ये बुजुर्ग एसडीएम के पीछे खड़े थे। गांव वाले लव जिहाद की शिकायत करने के लिए एसडीएम के पास पहुंचे। लोगों का यहां आरोप है कि एसडीएम राधेश्याम बघेल ने जिन बुजुर्ग से बदसलूकी की वो आरएसएस के नेता हैं। इसके बाद लोगों ने बाजार बंद करने का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर के एसडीएम के बिहेवियर से एक बुजुर्ग के साथ लोगों को ठेस पहुंची है और लोगों ने आज मध्य प्रदेश के सीहोर में बुधनी यहां बंद का ऐलान किया है। बहस मत करिए, यहाँ बहस चुप रहिए आप। इधर अरे मेरे पीछे खड़े होने कौन अधिकार तुमको? आप सामने बात करते हो। देखो एक ज्ञापन देने आए हो, गुंडागर्दी करने आए हो। अरे मेरे को धमका रहे हो। बात करें हिंदू समाज की बात करना है, बेटियों की रक्षा करने के लिए मेरे वरिष्ठ नहीं है, मेरे वरिष्ठ नहीं है, आपके वरिष्ठ होंगे। मेरे पीछे आके बात नहीं कर सकते, मेरे पीछे आके बात नहीं कर सकते। हमारे वरिष्ठ मेरे पीछे आके बात नहीं कर सकते। और अति कमल की बात कर रहा हूँ, अति कमल अलग मैटर है, इससे बात मत करिए। बात इतनी सी है, अपन बात सामने से कर रहे हैं, आप पीछे से मतलब क्या अपन मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं गुजरात में रेल ट्रैक पर बड़ी साजिश नाकाम हुई है। वडोदरा के किम स्टेशन के पास ट्रैक पर फिश प्लेट मिली है। आपको बताएं कि ट्रैक पर कई चाबियां मिली हैं। कुछ देर के लिए ट्रेनों की आवाजाही पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन गनीमत ये रही कि ये साजिश कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि ये तमाम चीजें ट्रैक पर रखी गई हैं। किम स्टेशन के पास फिश प्लेट मिली है, कई तरीके की चाबियां मिली हैं और ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं किसी बड़े साजिश की ओर। देखिए ये वीडियो आया है और फिलहाल गनीमत ये है कि ये वक्त रहते पता चला। ट्रेनों की आवाजाही पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। धनराज हमारे सहयोगी ज्यादा डिटेल के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनराज, जरा बताएं कि किस किस तरीके की चीजें मिली हैं और अभी रेलवे की तरफ से क्या क्लैरिटी आई है? जी बिल्कुल, घटना गुजरात के सूरत के किम इलाके की है, जहां पर इस प्रकार की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस है वो मौके वारदात पर पहुंची है और हर कोई जो पुरावा है वो एकत्रित करने की कोशिश की गई है। जो ट्रेन है उसे पलटने की कोशिश की गई थी। इतनी बड़ी साजिश की गई है, लेकिन ये साजिश है वो सफल न हो पाई है। फिशर प्लेट है वो ट्रैक के पास मिली हुई है, साथों साथ डाउन ट्रैक पर जो प्लेट खोली हुई थी उसको ट्रैक पर रखी गई थी। इस प्रकार की घटना जब सामने आई है, क्या बड़ी साजिश की गई है। इन कोसंबा इलाका है जहां से जो रेलवे गुजर रही थी, उसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने इस बारे में पुलिस को बताया था। पुलिस तात्कालिक घटनास्थल पर पहुंचकर ये मौके वारदात पर कार्रवाई करने में जुटी है। आखिरकार किसने ये करतूत की हुई है उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। रात्रि के दरमियान इस प्रकार की कोशिश है वो की गई होने की जानकारी मिल रही है। ऐसे में रेलवे पुलिस की ओर से आसपास के इलाके में मौजूद कई लोगों की पूछताछ की जा रही है। साथों साथ बिल्कुल, और ऐसे लोगों को पकड़ना भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया धनराज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो गुजरात में बड़ी साजिश नाकाम हुई है, लेकिन देशव्यापी साजिश चल रही है। कानपुर में सिलेंडर मिलता है, रामपुर में पोल मिलता है, यहाँ पर फिश प्लेट मिलती है। मतलब ट्रेनों को डिरेल करने की लगातार साजिश चल रही है, हालांकि उन्हें नाकाम किया जा रहा है।